माइक तो है नहीं। मुझे खुशी है कि आज वुमेन एम्पावरमेंट की दिशा में बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। 1,35,00,000 महिलाओं को स्मार्टफोन बांटे जाएंगे। प्रथम चरण में आज 40 लाख मोबाइल फ़ोन बांटने की शुरुआत हो चुकी है। महिला को सशक्तिकरण के लिए बहुत बड़ा कदम ये है। वैसे हमने कई कदम उठाए हैं। महिला नीति लेके आए हम लोग 2021 के अंदर लेके आए थे, उसके अनुरूप भी आगे काम बढ़ रहे हैं। अयम शक्ति उड़ान योजना, संकोच में महिलाएं बोलती नहीं हैं। महिलाओं को जो महामारी होती है वो तो पूरे वर्ल्ड के अंदर होती है, और यहाँ घूंघट में महिला रहती है देश के अंदर, हमारे यहाँ प्रदेश के अंदर दीवार बने हुए हैं। संकोच में बोलती नहीं। हम संकोच खत्म करना चाहते हैं, खत्म करवाना चाहते हैं, और सरकार ने इसके लिए 650 करोड़ रुपये रखे हैं। नैपकिन जो है, जैसे पैसे वाले लोग, अमीर लोग होते हैं, वो जैसे काम लेते हैं उनकी घर की महिलाएं, उसी ढंग से हमारी बहनें बेटियां हैं गांव के अंदर भी, शहरों में जो गरीब है उन घरों की बहन बेटियां भी वैसे नैपकिन काम ले। 12 नैपकिन हम दे रहे हैं, प्रति माँ उनको दे रहे हैं। तो मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि हमारी कोई खाली स्मार्टफोन की बात नहीं है। हमने एक के बाद एक जो है महिलाओं को किराए में छूट दी है, महिलाओं को बसों के अंदर, वो भी बड़ा प्रोग्राम है। पेंशन जो है 1,000 रुपये मिनिमम कर दी है उनके लिए। कोरोना में जो तकलीफ आई है, महिलाओं को विधवा हो गई है, उनकी पेंशन शुरू कर दी है। 1 लाख रुपये एक मुश्त दिए गए हैं। अनाथ बच्चों को भी दिए गए हैं। 2,500 रुपये प्रति माह दे रहे हैं बच्चों को जो अनाथ हो गए हैं, और जो 18 साल के होंगे तो 5 लाख रुपये मिलेंगे उनको। ये कई स्कीमें हमारी है जो आपको मालूम है कि हमने राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी एक्ट पास किया है। उसका सबसे बड़ा लाभ मिलेगा वो महिलाओं को मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना अलग चल रही है, SC ST की अलग योजना है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अलग योजना है। और जो सामूहिक विवाह करते हैं, और सामूहिक विवाह के अंदर अगर मान लो अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग जाति के लोग हैं, उसके लिए 10 लाख रुपये अलग योजना बन रही है, जहाँ 25 जोड़े आएंगे। तो कहने का मतलब है कि हमने महिलाओं को कैसे सशक्त करें देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, उस दिशा में हमने बहुत तेज गति से आगे बढ़े हैं। और जब जिस प्रदेश के अंदर महिलाएं जो है वो अगर मजबूत होगी तो वो प्रदेश का भविष्य उज्जवल होगा। जैसे मैंने उदाहरण दिया पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट का, जब राजीव गांधी जी ने आरक्षण दिया था महिलाओं को 73-74 संविधान के संशोधन के बाद में, उस वक्त वो आर्टिकल मैंने पढ़ा था। आप सोच सकते हो महिलाओं को सशक्त करने का कितना बड़ा लाभ प्रदेश को होता है। अभी मैंने एक और जो पुलिस डिपार्टमेंट की मीटिंग करके DG पुलिस, चीफ सेक्रेटरी, अनेक अधिकारी थे, सब पे हमने कहा है जितने मनचले लोग हैं ये आपके, जो कॉलेज के बाहर, स्कूल के बाहर, गाँव में, शहरों में बैठ जाते हैं दीवारों पर, फप्ती करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं, ऐसी घटनाओं करने वालों की अलग लिस्ट बन रही है। अब हिस्ट्री शीटर की तरह लिस्ट बनेगी, हिस्ट्री शीटर की तरह लिस्ट बनेगी, और अलग रिकॉर्ड रखा जाएगा थानों के अंदर। नौकरी के वक्त में चरित्र प्रमाण पत्र जो है उसके आधार पर जारी होगा। तो आप सोच सकते हो कितना क्रांतिकारी कदम हमने उठाया है। और एग्जामिन कर रहे हैं, अगर हो सकता मेरा बस चला तो हिस्ट्री शीटर की तरह जो थानों में फोटो लगती है उनकी, इन मन चले लोगों की फोटो लगा दी जाएगी थाने के अंदर। ये मन चले लोग हैं प्रदेश के अंदर, इनका इलाज करो। इस प्रकार से हम लोग हर कदम उठा रहे हैं, सोच समझ के उठा रहे हैं। धन्यवाद।
एक और आत्मरक्षा के लिए 1090 हेल्पलाइन है, उसका प्रचार मीडिया को करना चाहिए। 1090, कोई महिला संकट में आई है तो 1090 में फ़ोन करे, 181 के अलावा भी। ये तमाम मीडिया भी साथ देगा, तब जाके हम अपने उद्देश्य में कामयाब होंगे। खाली मेरे कहने से नहीं होगा, आप सबका सहयोग मुझे चाहिए। 2500 करोड़ रुपये लगेंगे सरकार के। पहले हमने क्या किया, 100 यूनिट तक फ्री सबकी कर दी, 200 यूनिट तक का किया, फ्यूल चार्ज माफ किया, और 201 यूनिट होते ही फ्यूल चार्ज लगते थे। अब आज जो फैसला किया हमने, पूरे प्रदेश के अंदर पूरे उपभोक्ताओं को और गांव में किसानों को, तमाम लोगों का फ्यूल चार्ज की जिम्मेदारी सरकार ले ली है 2500 करोड़ रुपये से। बहुत बड़ी राहत उनको मिलेगी अब पूरे प्रदेश के अंदर, ये मैं कहना चाहता हूँ। कल मैंने कहा है 21% की बजाय, जब शुरुआत में अधिकांश लोगों को जानकारी नहीं है, जब सरकार हमारी बनी थी, जहाँ तक मुझे याद है, मैं कंफर्म कर रहा हूँ पूरे रिकॉर्ड से, कल मैंने कह दिया है, रिकॉर्ड कम बोले पुराना वाले। मुझे याद है कि 98 में जब मैं मुख्यमंत्री बना था, तो पहली बार राजस्थान के अंदर ओबीसी का आरक्षण मैंने लागू किया था 21%। उस समय आप मुझे पूछेंगे 27% क्यों नहीं किया आपने, क्योंकि देश भर के अंदर 27% है, तो मेरी प्रायोरिटी ज़्यादा करीब रहती है। तो हमने क्या किया, 50% की सीमा थी उस वक्त में, सीमा के अंतर्गत जो है 50 से क्रॉस हो नहीं सकते थे, तो मैंने 6 का 12 किया ट्राइबल का, 8 का 16 किया शेड्यूल कास्ट का, और उसके बाद बढ़ता इतना ही है। 22 बढ़ता था, मैंने 21 किया, एक मार्जिन रखी थी मैंने, 21 किया हमने ओबीसी का किया है। अगर मैं 27 को ओबीसी का करता, तो जो ओबीसी ज़्यादा तकलीफ में है, SC ST वाले, उनका भी 6 ही रहता, 8 ही रहता था, तो मैंने प्रायोरिटी उनको दी थी उस वक्त में। ये तमाम फैसले मैंने खुद ने किए उस वक्त में, वही मेरी थीम आज भी है। इसलिए हमने कहा जो ओबीसी के अंदर जो पिछड़ी जाति हैं, अति पिछड़ी जाति हैं, उनका अलग सर्वे हो। और उनके लिए मैंने कहा कि 27 में करना ही था। जब लोकसभा के अंदर कानून पास हो गया 10% EBC का, पहले 50 का राइडर था, सुप्रीम कोर्ट का राइडर था, फिर भी भारत सरकार ने 10%, जो मेरी मांग थी वो जमाने के अंदर 98 के, जब मैं मुख्यमंत्री था, तब मैंने पहली बार हिंदुस्तान में आवाज़ उठाई थी कि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को भी 14% आरक्षण मिले। और वाजपेयी जी थे प्रधानमंत्री उस वक्त में, तब मैंने उनको लिख के भेजा था उस जमाने के अंदर। आज 25 साल लगे उस बात को, 25 पुरानी मांग, लगभग 25 साल हो गए इस बात को। वो मांग बाद में कई बार कमीशन बने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने बनाए थे, वाजपेयी जी ने बनाए थे, और बाद में वो आगे बढ़ नहीं पाई थी। अब जाके 10% मिला है, तो हमारी मांग ओरिजिनल थी, वो मेरी मांग थी। तो जब 10% मिल गया है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी है 10% पे, ठीक है। क्या मतलब हुआ है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने पहले 50% राइडर लगा रखा था, वो खत्म कर दिया उन्होंने खुद ने लोकसभा के कानून बनने के बाद में। अब वो सीमा तो रही नहीं 50% वाली। इधर राजस्थान में MPC वाला मामला चला, उसको हमने असेंबली में पास कर दिया, वो MPC को मिल रहा है। 50% सीमा जो खत्म हो गई है, तब मैंने कहा क्यों नहीं हम लोग जो है, वैसे तो 44-45% है OBC वाले लोग राजस्थान में, नहीं देश भर के अंदर 45 है, कहीं 48% है, कोई 50% है, कोई 52% है। पर अगर हम बात सोचें 48 ही मान लो, तब भी 27% मिल रहा है अधिकांश जगहों पर, राज्यों में उनको आरक्षण, तमिलनाडु को छोड़ के और दक्षिण के राज्यों को छोड़ के, वहाँ तो 70% मिलता होगा। अभी हमने कहा है कि जब अगर मान लो राइडर खत्म हो गया है, सुप्रीम कोर्ट की मोहर लग गई है, अब इनको न्याय मिलना चाहिए। तब मैंने कहा कि हम 21 से 27 में लाएंगे OBC को। 6% जो होगा, वो जो OBC कम्युनिटी में जो ज़्यादा पिछले होंगे
उनको हम अलग से आरक्षण देंगे। SC/ST का भी 2% एक्स्ट्रा हो गई आबादी उनकी, SC/ST की भी अभी 6 से 12 किया था, अभी लगभग 14% हो गए उनके। 8 से 16 किया था, लगभग 18% के आसपास हो गई है। तो मैं देख पा रहा हूँ उनको मैं कैसे आगे बढ़ा सकता हूँ। इस प्रकार से EWS है, EWS के 10% हुआ था, लोकसभा से हुआ था, हम कोई बढ़ा नहीं सकते। परंतु EWS की अगर शर्तें लगी रहती, जो भारत सरकार की शर्तें ही थी, तो उनको 10% लोगों को आरक्षण नहीं मिलता, उसमें खाली नाम का ही होता उनको। मैंने खुद ने सारी शर्तें हटा दी है, एक्सेप्ट 8 लाख वाली शर्तें जो OBC के लिए भी है, SC सब के लिए होती है। उसके कारण से असली रूप में ABC को आरक्षण मिलना संभव हुआ है राजस्थान के अंदर। मुझे खुशी है कि हमारा हर स्टेप जो है जनहित के अंदर है। हर स्टेप हमारा 2030 को विजन रख के बनाया जा रहा है, हर स्टेप हमारा। और मीडिया को मैं कहना चाहूँगा, तुम लोग भी आगे आओ, आप लोग भी हमारे बराबर के भागीदारी हो। अगली पीढ़ी को जवाब आपको देना पड़ेगा, उस वक्त के मीडिया वाले कौन थे, समझ गए आप? समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझो, और मालिकों को समझाओ, मालिकों को समझाओ, मालिकों को समझो। असली जो है मुख्यमंत्री कुछ कह रहा, सोच के समझ के कह रहा है, इतिहास बनाओ, इतिहास। मोदी जी अमित शाह जी इतिहास नहीं बना रहे हैं। मैं उनको आगाह करना चाहूँगा, आप जिस प्रकार के बिहेवियर कर रहे हो देश के साथ में, राहुल गांधी ने कहा आप हत्या कर रहे हो भारत माता की, उनके मायने होते हैं। एक पूरा प्रदेश जल रहा है, बड़ा संघर्ष हो गया है। आप कल्पना करो, ये वर्ष संघर्ष देश के और कोनों कोनों फैल गया। कभी 5 साल 10 साल बाद में जिस प्रकार का माहौल बना दिया आज सरकार ने, और वो माहौल बढ़ता 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 चला गया अगर उस दिशा में, तो हाँ, चाहे केंद्र सरकार हो, उनकी आर्मी हो, राज्य सरकारें हो, उनकी पुलिस हो, कोई कुछ नहीं कर पाएगी। जैसे कि मणिपुर में कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। बहुत गंभीर बात मैं कह रहा हूँ आपको, बहुत गंभीर बात है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आज जो हालात देश में है, लोकतंत्र खतरे में है। पता नहीं क्या क्या ये लोग बोलते रहते हैं, पता नहीं आरोप लगाते रहते राज्यों पर। ये मणिपुर को कंपेयर करें मुझसे, मणिपुर को राजस्थान से कंपेयर कर रहे हैं मुख्य प्रधानमंत्री जी। मणिपुर को आप कंपेयर कर रहे हो छत्तीसगढ़ से कंपेयर कर रहे हो। वहाँ भी राजनीति कर चुनाव जीतने के लिए, कैसे बर्दाश्त कर सकते आप लोग? हमारा स्वाभिमान है राजस्थान का भी लोगों का। वहाँ रेप हो रहा है, मुख्यमंत्री कह रहा है 100 से अधिक रेप की घटना हो चुकी है। नग्न महिलाओं को फिराया गया शहर के अंदर, फिर रेप किया गया, और CM कह रहा है ऐसी एक घटना क्या है, 100 घटना हो चुकी है, 1000 FIR हो चुकी है। वो खुद स्वीकार कर रहे हैं। उस राज्यों का हमने कंपेयर कैसे कर दिया राजस्थान से और छत्तीसगढ़ से, ये मैं पूछना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी से। ये हालात जिस देश में हो, तो जो इतिहास में महापुरुषों को भूल जाता है, महात्मा गांधी को, पंडित नेहरू को, सरदार पटेल को खाली मूर्ति लगाने नहीं याद किया जाता है। मूर्ति लगाई आपने मेरे स्वार्थ में लगाई है, राजनीति करने के लिए लगाई है। ना इनका विश्वास सरदार पटेल में है, मोदी जी का, अमित शाह का, ना इनका विश्वास महात्मा गांधी में है। आज़ादी के बाद कभी नाम लिया इन्होंने सरदार पटेल का? कभी नाम लिया था? महात्मा गांधी का नाम कभी लिया इन्होंने? अम्बेडकर का नाम कभी लिया इन्होंने? बाकी छोड़ दीजिए आप, बाकी तो पंडित नेहरू का नाम नहीं लिया, हम जानते हैं। परंतु मैं कहना चाहूँगा आपको, मौलाना अब्दुल कलाम बड़ी हस्ती थी, कभी नाम लेते हैं। ये अगर इन सबको भूल रहे हैं तो आप याद रखिएगा, प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी, अगर आपने अपने नेताओं को, जिन्होंने त्याग बलिदान हुए देश के अंदर आज़ादी दिलवाने के लिए, जेलों में बंद रहे 10-10 साल तक, 12-12 साल तक, 12-12 साल तक पंडित नेहरू बंद रहा जेल के अंदर। किसे कहते जेल में बंद रहना? आप उन सबका नाम नहीं ले रहे हो। इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, खालिस्तान नहीं बनने दिया, उसका नाम नहीं ले रहे हो आप लोग। राजीव गांधी शहीद हो, उसका नाम नहीं ले रहे हो। मत लो नाम, आने वाली पीढ़ी आपका नाम नहीं लेगी। फिर आप इतिहास भूल रहे हो। आने वाली जमाना आपका इतिहास कोई नहीं लिखेगा, कोई याद भी नहीं करेगा आप लोगों को। आपके प्रति जो है, जो रेस्पेक्ट कमांड होना चाहिए प्रधानमंत्री का, एक OBC का प्रधानमंत्री है, उनको चाहिए था मैं OBC का हूँ तो मेरी जिम्मेदारी कई गुना बढ़ जाती है।
आज महिला हो या ओबीसी हो या शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, उसको मौका मिलता है, उसको 10 गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है अपने आप को कामयाब दिखाने के लिए। ये मेरा अनुभव कहता है। प्रधानमंत्री जी, आप ओबीसी को हो, आपको चाहिए था कि मैं उस प्रकार बिहेव करूं जैसे कि ओबीसी का मान सम्मान पूरे देशवासी के दिलो दिमाग में बढ़े, चाहे वो जनरल कास्ट के हो चाहे कोई कास्ट का हो। क्या आपकी जो ये अप्रोच है उससे बढ़ेगा सम्मान ओबीसी का? मुझे बहुत दुख है कि ओबीसी का प्रधानमंत्री होते हुए भी जो उनके कारनामे हैं, जो उनकी अप्रोच है, आज एक बार नहीं गया मणिपुर के अंदर। आपने पीएमओ कितनी मीटिंग करी बता दीजिए। आग लगी हुई, वहां पर भी आग लगी हुई है और दुर्घटनाएं आ रही है। खाली आप अमित शाह जी को आगे कर देते हो, कैसे काम चलेगा आपको? इसलिए हालात बड़े गंभीर है देश के अंदर। अगर देशवासी और प्रदेशवासी नहीं समझे तो भुगतेंगे वो लोग, खुद भी भुगतेंगे। हिंसा होगी, हिंसा का शिकार कोई भी हो सकता है, हिंसा का शिकार कोई परिवार हो सकता है, ये दिमाग में रखना चाहिए हर व्यक्ति को। पूरी राजस्थान की पुलिस में बहुत भयंकर आक्रोश है, कांस्टेबल तक में। और सीपी जोशी जी अभी नए बने अध्यक्ष बने हैं, उनको नाम अपना पूरा बताना चाहिए। सीपी जोशी राजस्थान में एक ही है, डॉक्टर सीपी जोशी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, स्पीकर विधानसभा, एक ही है राजस्थान के अंदर। और दूसरा बनता है उसको पूरा नाम लिखना चाहिए, ये मेरा मानना है। वरना क्या होता है, गलतफहमी पैदा होती है। ये देखिए आपके पुलिस ने जो किया है, ट्वीट किया होगा उन्होंने, आप बताइए। पुलिस वाला कल घायल हुए हुए व्यक्ति अकेला ऊंचा के ले जा रहा है, ये ड्यूटी निभा रहा है। कोरोना के अंदर क्या हुआ, घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं होती थी लोगों की, आपकी हमारी भी। पता नहीं कोरोना हो जाएगा, मर जाएंगे। पहला जो दौर चला था, पहला दौर चला था कोरोना का, तब पूरा मुल्क क्या पूरी दुनिया चिंतित थी खुद के लिए, मैं खुद बचूंगा नहीं बचूंगा, ये महामारी खतरनाक आ गई है। उस वक्त में सरकारी कर्मचारियों ने, छोटे बड़े कोई हो, डॉक्टरों ने, नर्सेज ने, फराज ने भी, झाड़ू पोछा करने वालों ने भी, पुलिस के कांस्टेबल तक ने जो भूमिका अदा करी है, धर्मगुरुओं ने भी, एनजीओ ने भी खाना खिलाया लोगों को, प्रेसवासियों ने भी, सरकारी गैर सरकारी लोगों ने भी कोई कमी की है, तब जाके शानदार कोरोना मैनेजमेंट देश में हुआ है। खाली अकेले मेरे मैनेज से नहीं हुआ है। हमने इलाज किया, ऑक्सीजन की कमी नहीं आने दी, बचा लिया सबको। तो ये तमाम जो हमारे फैसले वो जनहित के अंदर है। पर ये जो जिस प्रकार की भाषा का हम लेते हैं कि मणिपुर, राजस्थान और छत्तीसगढ़ और रेवड़ी बटी राज्यों के अंदर राज्य सरकार दिवाली हो रही है। अरे राज्य सरकार दिवाली हो सकती है कभी? आपकी खुद याद क्या है, 55 लाख करोड़ का कर्जा आप पे था, आज 1 करोड़ 55 लाख का कर्जा आप पे क्यों हो गया? आपके बगैर कुछ हम कर्जा ले नहीं सकते। मैंने कहा आपको हमारे पिरामिड अच्छे हैं, वित्त में अच्छे थे, आपको देना ही पड़ता है संविधान के अंतर्गत। लोगों को भड़काना बंद करे लोग। अगर इनमें हिम्मत है, नैतिक साथ है, चाहे राज्य के हो चाहे केंद्र हो, नेताओं को मैं कहना चाहूँगा, हिम्मत से मुकाबला करो हमारे से, हमारी गवर्नेंस पे करो। मोदी जी नहीं आएंगे यहाँ पर सड़क बनाने के लिए, मोदी जी नहीं आएंगे यहाँ पर कॉलेज खोलने के लिए, मोदी जी नहीं आएंगे यहाँ पर अस्पताल बनाने के लिए, पीएचसी सीएचसी खोलने के लिए, स्कूल कॉलेज बनाने के लिए वो नहीं आएंगे। बिजली उत्पादन वो नहीं करेंगे आकर के। जल जीवन मिशन तो हम लागू करेंगे और कोई 45% वो देते हैं, 45% हमारा लगाता है। आसान करते हैं क्या? जितनी स्कीमें सीएसएस की होती है आज तक 90-10, 80-20, 70-30, 60-40 होती थी। क्यों इन्होंने बराबर कर दिया उनको, राज्यों को टाइट करने के लिए? 76,000 करोड़ का कर्जा, 76,000 करोड़ की इमदाद भारत सरकार रोक रखी है हमारी। क्यों रोक रखी है? चुनाव आ रहे हैं इसलिए। कहने को बहुत कुछ है, इसलिए मैं कहना चाहूँगा कृपा करके प्रधानमंत्री मोदी जी
प्रधानमंत्री मोदी जी, जिस प्रकार से आपने जो कमान संभाल रखी है और आप भड़का रहे हो जातियों को धर्म के नाम पर, राज्य सरकार को बदनाम कर रहे हो। अगर राज्य सरकार में जहाँ क्राइम हो रहा है, मेरा दावा है मध्य प्रदेश, यूपी, इनके राज्यों में हो रहा है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं बच्चियों पर, वो कई गुना ज़्यादा हमसे वो है, और आप बदनाम राजस्थान में कर रहे हो। जब हमने FIR कंपनी कर रही है, FIR कंपनी करी, इतने लोग आ रहे हिम्मत करके हमारे वहाँ केस दर्ज करवाने के लिए, और जब आएंगे तो उनको न्याय मिलेगा, संख्या बढ़ेगी। आएंगे तो नहीं चलेगी, फरियादी की सुनवाई होगी। आते ही नहीं थे पहले तो संख्या कैसे बढ़ती। हालात बड़े गंभीर हैं, इनके आरोपों में दम नहीं है। जिन राज्यों में मालूम है आपको, यूपी वगैरह में बिना मुख्यमंत्री से आप किसी अधिकारी के खिलाफ छापा नहीं डाल सकते। इसी भी मैंने सुना है, मुख्यमंत्री पेमेंट लो, और यहाँ का मुख्यमंत्री 5 साल में एक फोन नहीं करता एसीपी वालों को, इसको पकड़ो इसको मत पकड़ो, ये मेरा काम नहीं है। इतनी निष्पक्षता से काम राजस्थान में होता है। और फिर बदनाम राजस्थान वाला करप्शन बहुत है, ज़्यादा है यहाँ पर। छापे डालो, 5-6 IAS पकड़े गए हैं, IPS पकड़े गए हैं, कलेक्टर पकड़ा गया है, SP पकड़े गए हैं, RPSC मेंबर पकड़ा गया है। हम किसी को बख्श नहीं रहे, किसी को भी, चाहे कोई भी हो। अगर हम ये नहीं करते तब तो करप्शन होता ही नहीं यहाँ पर। इसका मतलब होता है ACP काम नहीं करती राजस्थान में, यूपी की तरह काम करती और राज्यों की तरह काम करती। इसका मतलब राजस्थान में करप्शन मुक्त होता, हम ये कहते हैं। मतलब यूँ अगर हमने प्रोएक्टिव काम किया है, जीरो टॉलरेंस रखी है, उसका नतीजा है वो हम पे आरोप लगा रहे हैं लोग। अरे ये खुद करप्ट लोग हैं, इनमें पूछो तुमने जिंदगी में पैसा कहाँ से कमाया है, बड़े बड़े बंगले कहाँ से खड़े कर दिए अपने, प्रॉपर्टी कहाँ पैदा करी तुमने, काम धंधा क्या क्या बताओ आप। कोई आपने इंडस्ट्री लगाई है, कोई आपने IT का कोई बहुत बड़ा आपने उद्योग शुरू किया है, कहाँ से पैसे तुम्हारे पर आए हैं। यहाँ बड़े बड़े बातें करते हो बैठे बैठे, इतनी जितनी बातें कहीं थे काम है, इनमें कोई दम नहीं है। ये इतने बुखला गए हैं हमारी परफॉर्मेंस से। बुखलाड़ के अंदर आप जानते हो, जो बुखला जाता है वो उसका मानसिक संतुलन खत्म हो जाता है। फिर वो जो बात ऐसे बोलता है कि वो बात गलत निकलती है। इनको कहो थोड़ा दिमाग शांत करे, उसके बाद में बोलना शुरू करे, जिससे कि कम से कम बात सही निकले। सही बात तो निकालो कम से कम। और जनता आप हंस रही है अभी। मेरी चोट लग गई, एक अंगूठे में तीन टुकड़े हैं, एक अंगूठे के हड्डी के 3 टुकड़े, और एक अंगूठे का नाखून पूरा बाहर आ गया है, और उसमें हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गया है। गवर्नर साहब ने खुद ने फिल्म देखी उसकी, CT स्कैन की, गवर्नर साहब को। क्योंकि पूछो नेताओं को, आपके गवर्नर साहब भी RSS बैकग्राउंड के ही है, जाके पूछ लो उनको कि भाई वास्तव में वो फिल्म क्या है, वो बता दीजिए आप। और ये ऐसे लोग इतने निम्न स्तर के लोग हैं, मेरे कील लग गई है, मैं पट्टी बांध के घूम रहा हूँ सहानुभूति लेने के लिए। क्या मतलब यही हुआ ना, ये चेहरे हैं रास्ता की राजनीति के, बता दीजिए आप। और मत भड़का यार, तो और में बोल जाएगा तुम। क्या बोल रहे हो हैं? ईडी का छापा हुआ है कल। क्या कह रहे हैं? साउथ में इलेक्शन थे तब ऐसा हुआ था कि ईडी के छापे पड़े थे, अब यहाँ इलेक्शन है तो यहाँ ईडी वाले सक्रिय हो गए। आपने कार्टून देखा नहीं? कार्टून ने कहा है अगर ED इनकम टैक्स आ जाए, इसका मतलब वहाँ चुनाव आ रहे हैं। आप समझ जाइएगा, ये बात हमारे लिए गौण हो गई है। देखो, और एक बात बताऊँगा आपको, जो फीडबैक आ रहा है, आज से मैंने साल में पहले कहा था, वो वक्त आएगा ED, इनकम टैक्स, CBI के लोग जो है अपने बॉसेस की गलत बात को मानना परवाह नहीं करेंगे। वो टाइम आ गया है। मैंने कहा था पहले, अगर तथ्य है, बेईमानी की है, चोरी की है, गलत काम किया, उसको हथकड़ी लगाओ, जेल भेजो, मुझे एतराज़ नहीं है। कड़ी से कड़ी कार्रवाई करो।
और जो होम मिनिस्ट्री आपको इंस्ट्रक्शन दे रही है, मॉनिटरिंग वो कर रही है, आप जो सर्वे वो करवाते हैं कि कहाँ चुनाव में मुख्यमंत्री नज़दीक कौन कौन लोग हैं, कांग्रेस को चंदा कौन कौन दे सकते हैं। तो वहाँ अगर आपने ये भेजा, एक वक्त वो आएगा, ये लोग सब इनकी अंतरात्मा भी है, ईडी वालों की, सीबीआई की, इनकम टैक्स में तो विदेश के लोग थोड़े आके बैठे हुए हैं यहाँ करके, वो हिंदुस्तानी है। एक सीमा के बाद में कुछ लोगों का जमीन मरा हुआ होता है, उनको मैं बात नहीं करता हूँ, बाकी लोग अंतरात्मा के दिया गलत काम क्यों करवा रहे हैं, वो इनकी परवाह भी नहीं करेंगे। अब मैं सुनने लग गया हूँ, जब आते हैं ईडी वाले तो उसको इशारा करते हैं, यार एक काम कर, एक गाड़ी और पीछे आ रही है, तू तेरे टेलीफोन पहले इधर कर दे भैया, बिना मतलब आगे तुम्हें तंग करेंगे, ये हो गया है। आप समझ सकते हो, ये स्थिति आने वाली है, और अधिक आएगी, और अधिक आएगी। साउथ के राज्यों में से चुनाव से पहले कई एजेंसियों की परमिशन रद्द कर दी थी छापे मारने की, उसके बारे में। वो तो हम नहीं कर सकते मेरे ख्याल से, हम नहीं कर सकते, तो काम हम नहीं कर सकते। हम क्यों चिंता करें, आने दो इनको, आने दो इनको। जब मैंने कहा यार मैं तो मोदी जी से बड़ा फकीर हूँ, तो क्या कर लेंगे वो आके, तो फकीर बैठा हो आपके सामने यार। अब बताओ, 1 ग्राम सोना नहीं खरीदा, 1 ग्राम चांदी नहीं खरीदी, एक प्लॉट नहीं खरीदा, प्रॉपर्टी बनाई नहीं लाइफ के अंदर, मुख्यमंत्री निवास खाली करना पड़ा, कभी तो कोई किराए का मकान ढूंढना पड़ेगा, ये मेरा क्या बिगाड़ लेंगे यार बताओ। हमारे झूठे आरोप लगा रहे लोगों से, इनकी हिम्मत है क्या बोलने की? क्या मानगढ़ की सभा मोदी की सभा से मुस्तैद। और देखना अभी, मानगढ़ की सभा मोदी की सभा से बड़ी होगी। देखिए आने वाले वक्त में सभाएं तो बड़ी बड़ी हो रही है, अभी भी बड़ी हो रही है। राहुल जी सभा बहुत शानदार कल हुई है, 4-5 लाख लोग होंगे वहाँ पर। हम लोग पिछली बार गए, लाख लोग, 80,000 लोग सब जगह थे जहाँ हम लोग नगेरा शिविर में जाते थे। तो और सीकर में देख लिया ना, आईना कुर्सी खाली पड़ी रही और लोग जाने लगे थे। अब ये कुर्सियाँ खाली पड़ी रखना, लोगों का जाना, यही कोई भला करे वसुंधरा जी का, और कोई नहीं कर सकता। वसुंधरा जी का भला अगर होगा, ये कुर्सियाँ खाली करने से होगा, देखो ऐसा नहीं होना। और कोई बात, ये प्रोफेशन होता मेरा या प्रेस कॉन्फ्रेंस होती, बता दिए मेरे को। हमेशा बैठा दे दो मेरे को यार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओके।